हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर 39 को सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ही सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, जिसमें हमने पिछले 15 से 20 सालों में पूछे गए एग्जाम, चाहे वह टीजीटी हो या पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या यूजीसी नेट जेआरएफ आदि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट को पूरा सॉल्व करने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 39 के क्वेश्चन नंबर 1 को। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो ये सूची नंबर 1 दिया गया है और ये हमारा सूची नंबर 2 गया है। सूची नंबर 1 में हमारे समाज सुधारकों का नाम दिया गया है और सूची नंबर 2 में ये समाज सुधारक किस संगठन से जुड़े हुए थे, तो यह जो है उनका नाम दिया गया है। तो आइए मिलान कर लेते हैं। महात्मा गांधी किस संगठन से जुड़े थे? तो महात्मा गांधी जो जुड़े थे ये हरिजन संवर्ग संघ से जुड़े थे। किससे? हरिजन संवर्ग संघ से जुड़े थे। श्री नारायण गुरु किससे जुड़े थे? श्री नारायण गुरु जुड़े थे एसएनडीपी योगम से। एसएनडीपी योगम से। बी आर अम्बेडकर किससे जुड़े थे? बी आर अम्बेडकर जुड़े थे अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ संगठन से। और ज्योतिराव फूले किस संगठन से जुड़े थे? तो ज्योतिराव फूले जुड़े थे सत्य शोधक समाज संगठन से। किससे? सत्य शोधक समाज संगठन से। एक बार फिर से देख लेते हैं। महात्मा गांधी हरिजन संवर्ग संघ संगठन से, श्री नारायण गुरु एसएनडीपी योगम संगठन से, बी आर अम्बेडकर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ संगठन से और ज्योतिराव फूले सत्य शोधक समाज संगठन से जुड़े थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए का 2 से, बी का 3 से, सी का 1 से और डी का 5 से। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तेभागा आंदोलन के द्वारा बटाईदारों ने मांग की, तो अपने तो किस चीज़ की मांग की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है उत्पादन के 1/3 हिस्से को रखने की। ऑप्शन नंबर बी है उत्पादन के 3/4 हिस्से को रखने की। ऑप्शन नंबर सी है उत्पादन के 2/3 हिस्से को रखने की और ऑप्शन नंबर डी है उत्पादन के आधे हिस्से को रखने की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन के 2/3 हिस्से को रखने की। तेभागा आंदोलन के जरिए बंगाल के किसानों ने ब्रिटिश सरकार से यह मांग की कि फसल का 2/3 भाग किसानों को दिया जाए। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दलित आंदोलन का उद्देश्य है, तो दलित आंदोलन का उद्देश्य क्या है? पॉइंट नंबर 1 है दलितों में उनके अधिकारों के प्रति सामाजिक चेतना जागृत करना। पॉइंट नंबर 2 है दलितों के लिए विशेषाधिकार प्राप्त करना। पॉइंट नंबर 3 है क्रांति के द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से सही है? तो इनमें से कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 2। दलित आंदोलन का उद्देश्य है दलितों में उनके अधिकारों के प्रति सामाजिक चेतना को जागृत करना और दलितों के लिए विशेषाधिकार प्राप्त करना। ये दोनों ही जो है हमारे जो हैं दलित आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है विभिन्न दफ्तरों की क्षमता के निश्चित दायरे। पॉइंट नंबर 2 है चमत्कारी सत्ता। पॉइंट नंबर 3 है अवैयक्तिकता और चौथा पॉइंट है योग्यता के आधार पर भर्ती। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से अधिकारी तंत्र विशिष्ट लक्षण हैं? इनमें से कौन से अधिकारी तंत्र के विशिष्ट लक्षण हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1, 3 और 4। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि अधिकारी तंत्र के विशिष्ट लक्षण हैं विभिन्न दफ्तरों के क्षमता के निश्चित दायरे, अवैयक्तिकता और योग्यता के आधार पर भर्ती। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, दबाव समूहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो टोटल यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं।
पहला है वे अपने समूहों के हितों को सुस्पष्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 2 है वे सरकार पर अपने प्रभाव का प्रयोग करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है वे अपने समूह के हितों का संरक्षण करते हैं। और पॉइंट नंबर 4 है वे सामान्य जन पर प्रभाव डालते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 2 और 3। किसी एक विशिष्ट वर्ग यानी सरकार, जनसमूह या हित समूह के हितों का प्रतिनिधित्व करने हेतु आपस में मिलकर व्यक्तियों, मालिकों या अन्य संगठनों के समूह को दबाव गुट जो है कहा जाता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी वे अपने समूहों के हितों को सुस्पष्ट करते हैं, वे सरकार पर अपने प्रभाव का प्रयोग करते हैं और वे अपने समूह के हितों का संरक्षण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे ये सूची नंबर 1 दिया गया है और ये सूची नंबर 2 दिया गया है। सूची नंबर 1 में पुस्तकों का नाम दिया गया है और ये पुस्तक किसने लिखे हैं, यानी लेखकों का नाम सूची नंबर 2 में दर्शाया गया है। तो उनको हमें आपस में मिलान करना है, तो आइए मिलान कर लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म पुस्तक किसने लिखी थी? यह किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक लिखा था सिडनी और ब्रिटिश बेब ने। किसने? सिडनी और ब्रिटिश बेब ने। लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडियन इंडस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक लिखा था एस.डी. पार्डीकर ने। किसने? एस.डी. पार्डीकर ने। द न्यू मैन ऑफ पावर नामक पुस्तक किसने लिखा था? यह लिखा था C.W. मिल्स ने। किसने? C.W. मिल्स ने। और यूनियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखा था? यह पुस्तक लिखा था S.M. लिप्सेट ने। किसने? S.M. लिप्सेट ने। इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए का 5 से, बी का 4 से, सी का 3 से और डी का 2 से। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर ने निम्नलिखित में से प्रभुता के कौन से प्रारूपों को अभिज्ञानित किया है? तो मैक्स वेबर ने प्रभुता के कौन से प्रारूपों को अभिज्ञानित किया है? ऑप्शन नंबर ए है तर्कमूलक, संवेगात्मक और परंपरागत। ऑप्शन नंबर बी है तर्कमूलक, चमत्कारी और परंपरागत। ऑप्शन नंबर सी है परंपरागत, आदर्श और तर्कमूलक। और ऑप्शन नंबर डी है परंपरागत, आधुनिक और उत्तर आधुनिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तर्कमूलक, चमत्कारी और परंपरागत। मैक्स वेबर ने सत्ता के निम्न 3 बुनियादी प्रारूपों का उल्लेख किया है। पहला है तर्कमूलक, दूसरा है चमत्कारी और तीसरा है परंपरागत। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, नगरीय समाज में मानवीय संबंध अभिलक्षित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पारस्परिक विश्वास से। ऑप्शन नंबर बी है बढ़े हुए संचार से। ऑप्शन नंबर सी है बढ़ी हुई प्राथमिक अन्योन क्रिया से। और ऑप्शन नंबर डी है अप्रत्यक्ष और निर्व्यक्तिक संपर्कों से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अप्रत्यक्ष और निर्व्यक्तिक संपर्कों से। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नगरीय समाज में मानवीय संबंध अप्रत्यक्ष और निर्व्यक्तिक संपर्कों से अभिलक्षित होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कुल लोगों का बल प्रयोगों पर एकाधिकार होना और एक निश्चित क्षेत्र के अंदर नियंत्रित रखना कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है राज्य व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी है सरकार, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी है राज्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, राज्य। समाज का वह पक्ष, अभिकरण अथवा संस्था राज्य के नाम से जानी जाती है जिसे निर्दिष्ट भू क्षेत्र पर शारीरिक शक्ति के प्रयोग का वैधानिक एकाधिकार प्राप्त होता है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, लुई वर्थ प्रथम विश्लेषण करने वालों में से एक थे। ऑप्शन नंबर ए है स्वचलन के प्रभावों के, ऑप्शन नंबर बी है उद्योगवाद के प्रभावों के, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर उद्योगवाद के प्रभावों के और ऑप्शन नंबर डी है नगरीयवाद के प्रभावों के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नगरीयवाद के प्रभावों के। शिकागो संप्रदाय के लुईस वर्थ के अनुसार नगरवाद या नगरीयता वसावट का तरीका नहीं है, बल्कि यह जीवन की एक विशिष्ट शैली है। नरव्यक्तिक सामाजिक अंतरक्रिया, अत्यधिक गतिशीलता एवं परिवर्तनशीलता, समय तथा लय का दबाव,
गुमनापन काम करने के लिए निर्जीव शब्द का प्रयोग, उन्नत प्रौद्योगिकी पर आधारित सामाजिक जीवन, परिवारवाद का हास्य आदि जो है ये नगरीयता की जो है प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे सूची नंबर 1 दिया गया है और ये सूची नंबर 2 दिया गया है। सूची नंबर 1 में अध्येता का नाम दिया गया है और सूची नंबर 2 में उनके जो सिद्धांत हैं वो दिया गया है। तो हमें आपस में इनका मिलान करना है, तो आइए मिलान कर लेते हैं। आंद्रे गुटर फ्रैंक का किससे हो जाएगा? या इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने दिया था आश्रयता का सिद्धांत। किसका, कौन सा सिद्धांत दिया था? आंद्रे गुटर फ्रैंक ने आश्रयता का सिद्धांत दिया था। गुन्नार मिलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? गुन्नार मिलर ने संचयी कार्योत्पादन का सिद्धांत दिया था। कौन सा? संचयी कार्योत्पादन का सिद्धांत दिया था। W.F. ओरबर्न ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने सांस्कृतिक पश्चाता का सिद्धांत दिया था। और विल्फ्रेडो पैरेटो ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने दिया था संभ्रात का परिचालन सिद्धांत। कौन सा? संभ्रात का परिचालन सिद्धांत। एक बार फिर से देख लेते हैं। आंद्रे गुटर फ्रैंक ने आश्रितता का, गुन्नार मिलर ने संचयी कार्योत्पादन का, W.F. ओरबर्न ने सांस्कृतिक पश्चाता का और विल्फ्रेडो पैरेटो ने संभ्रात का परिचालन का सिद्धांत दिया था। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए का 5 से, किससे? ए का जो है हमारा किससे हो जाएगा? तो ए का हो जाएगा हमारा 5 से, बी का हो जाएगा 4 से, सी का हो जाएगा 3 से और डी का हो जाएगा 1 से। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशिष्ट विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे टोटल 4 विशिष्ट विशेषताएं दी गई हैं। पहला है औपचारिक संगठन, दूसरा है आतंकवाद, तीसरा है सामूहिक सौदाकारी और चौथा है राजनैतिक संबंध। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से प्रामाणिक श्रमिक संघ के प्रारूपी हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 3 और 4। औपचारिक संगठन कौन कौन से हैं? तो औपचारिक संगठन और सामूहिक सौदाकारी तथा राजनैतिक संबंध, सामूहिक सौदाकारी तथा राजनैतिक संबंध, और कौन सा सही है? तो प्रामाणिक श्रमिक, यानी कि ये तीनों ही जो है हमारे क्वेश्चन के राइट आंसर हो गए, 1, 3 और 4, यानी कि औपचारिक संगठन, सामूहिक सौदाकारी और राजनैतिक संबंध, ये तीनों ही जो है हमारे क्या हैं? तो ये तीनों ही प्रामाणिक श्रमिक संघ के प्रारूपी हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता है, उनकी ऑप्शन नंबर ए है गरीबी के संदर्भ में, ऑप्शन नंबर बी है आर्थिक आवश्यकताओं के संदर्भ में, ऑप्शन नंबर सी है संख्या के संदर्भ में और ऑप्शन नंबर डी है निम्न अनुष्ठानिक स्थिति के संदर्भ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी निम्न अनुष्ठानिक स्थिति के संदर्भ में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, निम्न अनुष्ठानिक संदर्भ स्थिति के संदर्भ में। अनुसूचित जातियों को आरक्षण उनकी निम्न अनुष्ठानिक स्थिति के संदर्भ में दिया जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों के पालन पोषण में निम्नलिखित में से कौन सी एक पद्धति वयस्क जीवन में सत्तावादी व्यक्तित्व का उदय करती है? ऑप्शन नंबर ए है परामर्श के स्थान पर प्रभुत्व, ऑप्शन नंबर बी है स्थिति के स्थान पर प्रतिष्ठा का मामला, ऑप्शन नंबर सी है आलोचना के स्थान पर प्रोत्साहन और ऑप्शन नंबर डी है दंड के स्थान पर पुरस्कार रोक लेना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आलोचना के स्थान पर प्रोत्साहन। ठीक है, बच्चों के पालन पोषण के में जो है आलोचना के स्थान पर प्रोत्साहन वयस्क जीवन में सत्तावादी व्यक्तित्व का उदय करती है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष अधिकारी को नियुक्त करने के लिए आधिकारिक है? ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है संसद, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी है केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। राज्य में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष अधिकारी को नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति आधिकारिक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की प्रबंध व्यवस्था समाविष्ट है या किसमें समाविष्ट है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 340 में, ऑप्शन नंबर बी है साइमन आयोग
रिपोर्ट में ऑप्शन नंबर सी है भारतीय संविधान अधिनियम 1935 में, और ऑप्शन नंबर डी है राजनीति के निदेशक सिद्धांतों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में भारत के पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति का जो प्रबंध व्यवस्था है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में विशिष्ट है। इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। यहाँ पे टोटल 4 विशेषताएं दी गई हैं। पहला है पितृसत्तात्मक, दूसरा है अंतर्विवाह, तीसरा है सोपान और चौथा है समानता। तो इस क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी विशेषता हिंदू जात व्यवस्था प्रारूपी है। तो कौन सी विशेषता है जो हिंदू जात व्यवस्था प्रारूपी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3, यानी सोपान और समानता। ठीक है, समाज में सभी जातियों के सामाजिक स्थिति समान नहीं है, बल्कि उनमें जो है ऊंच नीच का एक संस्तरण पाया जाती है। वेस्टरमार्क ने जात अंतर विवाह को जात का सार्थत्व माना है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। पहले को कथन ए से, पहले को किस चीज से दिया गया है? पहले को जो है कथन ए से और दूसरे को उसके कारण आर से दर्शाया गया है। कथन ए कह रहा है कि पारंपरिक तौर से जाति परिस्थिति तथा व्यावसायिक परिस्थिति अंतर संबंधित रही हैं, और इसका कारण दिया गया है कि श्रम विभाजन आर्थिक दक्षता बढ़ाती हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। तो आर ए की सही व्याख्या क्यों नहीं है, आइए जानते हैं। जात के पेशे भी वंशानुगत होते हैं। जात के जो पेशे होते हैं वे भी जो है वंशानुगत होते हैं, जबकि श्रम विभाजन जटिल समाजों की विशेषता है और इसे जो है आर्थिक दक्षता में वृद्धि होती है। यही कारण है कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है यह ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। यानी ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है यह ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। इसी वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है यह ए का सही व्याख्या नहीं है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। पहले को कथन ए से और दूसरे को उसके कारण आर से दर्शाया गया है। कथन ए कह रहा है कि प्रजातीय पूर्वाग्रह वह अभिवृत्ति है जो एक प्रजाति समूह का दूसरे प्रजाति समूहों के प्रति पूर्व नकारात्मक स्वभाव का होना दर्शाता है, और इसका कारण दिया गया है कि इसकी उत्पत्ति प्रजाति उच्चक एवं हीनता की मनोग्रंथ की स्थापित विश्वासों से होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी है, ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है, ए सही है परंतु आर गलत है, और ऑप्शन नंबर डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं, प्रजातीय पूर्वाग्रह वह अभिवृत्ति है जो एक प्रजाति समूह का दूसरे प्रजाति समूह के प्रति पूर्व नकारात्मक स्वभाव का होना दर्शाता है। इसकी उत्पत्ति प्रजाति उच्चक एवं हीनता की मनोग्रंथ के स्थापित विश्वासों से होती है। तो यही रीजन है कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। पहले को कथन ए से और दूसरे को कारण आर से दर्शाया गया है। कथन ए कह रहा है कि मनुष्य जहाँ पैदा होता है उसी संस्कृत वातावरण का होता है। ऑप्शन कारण आर दिया गया है कि संस्कृत मानव व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू को निर्धारित करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है यह ए की सही व्याख्या कर रहा है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक मानसिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक गुणों का योग है। यही रीजन है कि कथन ए और आर दोनों सही हैं और साथ ही साथ आर जो है यह ए का स्पष्टीकरण कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए।
फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दें। और आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दें। फ्रेंड्स आज के प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।